मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कहानी बंद गली का आखिरी मकान लेकर उपस्थित हूँ। इसे मैंने 10 अगस्त 2019 को लिखा था और आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनिएगा। झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाली पे, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाली पे। इस सावन के गीत की आवाज बंद गली के आखिरी मकान से आ रही थी, जिसे दो किशोर मकान के नीचे खड़े होकर बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह गीत उन किशोरों के हृदय में तरंगे उत्पन्न कर रहा था। वे दोनों किशोर इन तरंगों में बहे जा रहे थे। यह गीत कोई गा रहा है या कोई संगीत की कैसेट सुन रहा है, यह उन किशोरों की समझ से बाहर था। वे बस उस गीत की धुन में खोए जा रहे थे और उस मकान में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। उनकी मकान में पहुंचने की इच्छा पूर्ण होती नजर आई। उन्होंने देखा कि मकान का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। वे बिना किसी अनुमति के मकान के भीतर जाने लगे। मुखद्वार लोहे का था, जिसे खोलते ही एक लंबी गली सी दिखाई दी, जिसे पार कर किशोर अंदर की ओर पहुंचे। उन्हें चारों तरफ कोई दिखाई ना दे रहा था। बस वही गीत की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने पूरे घर में अच्छी तरह से छानबीन की तो वह देखकर हैरान रह गए कि एक कमरे में एक वृद्धा उपस्थित है जो उस गीत को बहुत ही तल्लीन होकर गा रही है। वृद्धा की उम्र 80 वर्ष जान पड़ती थी, लेकिन आवाज में कोई अवरोध ना था। वह 18 वर्ष की युवती के समान गा रही थी। किशोरों की भनक पड़ते ही वृद्धा का गायन रुक गया और वह उन्हें उत्सुकतावश देखने लगी। मंत्रमुग्ध किशोर वृद्धा को समझाने लगे कि वे उनका गायन सुनकर अंदर आ गए। वृद्धा ने कोई ऐतराज नहीं किया और उन्हें अपने पास बैठाया। वृद्धा ने उन्हें पानी पिलाया और फिर वार्तालाप प्रारंभ हुआ। किशोर वृद्धा से उसके गायन का राज जानने लगे। वृद्धा ने अपना संपूर्ण अतीत उन किशोरों के सामने खोलकर रख दिया और अपने अतीत का प्रथम अध्याय उन किशोरों को सुनाने लगी। वह बताती है कि आज से 62 साल पहले मैं 18 वर्ष की थी। सावन का ही महीना था। मैं अपने घर के पास ही एक बाग में अपनी सहेली सुवर्णा के साथ पुष्प लेने गई थी। वहीं हम दोनों को एक झूला दिखाई दिया। मैं झूले पर बैठ गई और सुवर्णा मुझे झूला झुलाने लगी। मैं उस वक्त यही गीत गा रही थी जिसे सुनकर तुम लोग यहाँ चले आए। झूला झुलाते झुलाते सुवर्णा अचानक चिल्लाई, सुरेखा, वो देखो। मैंने बोला क्या है और उसकी उंगली की ओर देखने लगी। देखते ही मेरी पलकें रुकी की रुकी रह गईं। सामने से तुम दोनों के ही समान दो युवक आ रहे थे। वो भी शायद मेरे गाने की ही धुन में खींचे चले आए थे। वे हमारे करीब आ गए और उनमें सुलोचन नाम के युवक से मेरी आंखें वार्तालाप करने लगीं। वह सावन का प्रथम मिलन मेरे हृदय को आज भी झकझोर देता है। हम दोनों में प्रेम बढ़ने लगा। प्रतिदिन मैं सुवर्णा को लेकर बाग में जाती
और सुलोचन मुझे वहाँ झूले की डोर पकड़े मौजूद मिलते थे। मैं झूले पर बैठ जाती और वे मुझसे कहते, सुरेखा गाना नहीं गाओगी क्या? और मैं गाना गाने लगती। सावन बीत गया, प्रेम प्रसंग चलता रहा और कार्तिक मास में मेरा और सुलोचन का मनमर्जी का विवाह हो गया। मनमर्जी मतलब लव मैरिज। उस समय मनमर्जी से विवाह बहुत कम होते थे, तो कुछ लोगों को मेरा विवाह अच्छा ना लगा, लेकिन मेरे परिवार में किसी को कोई दिक्कत ना थी। मुझे विवाह के बाद ही मालूम हुआ कि सुलोचन के माता पिता व परिवार में अन्य कोई भी नहीं है। वह किसी किराए के मकान में रहता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई तकलीफ ना थी। हम दोनों ने किराए के मकान में ही अपना नवजीवन प्रारंभ किया। हम दोनों बहुत प्रसन्न थे। बस एक घर की तलाश जारी थी। हर दूसरे चौथे हम लोग मकान देखने जाया करते थे, लेकिन कोई पसंद ना आता और पुनः उसी किराए के मकान में आ जाते थे। धीरे धीरे एक वर्ष व्यतीत हो गया और ईश्वर ने मुझे एक बेटा सौंप दिया। हम दोनों अब बहुत प्रसन्न हुए। मोहल्ले में दावत दी, बधाइयाँ गाईं, बहुत खुशियाँ मनाई गईं। अब लगभग 2 महीने बाद मकान देखने हम तीनों ही गए कि एक बंद गली दिखाई दी। बच्चे के सौभाग्य से इस बंद गली में ये आखिरी मकान बिकाऊ था, जो हम दोनों को पसंद आ गया। हमने इसे खरीद लिया और उसी दिन किराए के मकान से यहाँ तबादला हो गया। बच्चे को मैंने अपना स्नेह रस पिला पिलाकर बड़े लाल प्यार से पाला था, तो हमने बच्चे का नाम स्नेह रख दिया। सुलोचन बहुत प्यार से उसे स्नेह बुलाते और वह दौड़ा दौड़ा चला आता। स्नेह के आ जाने से और अपना मकान मिल जाने से हम दोनों को अपार खुशियाँ मिलने लगीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और मेरे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। सुलोचन को घूमने फिरने व फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वो अक्सर स्टूडियो पर जाकर तीनों लोगों की फोटो खिंचवाया करते थे। स्नेह कभी सिर पर टोपी लगाकर खिंचवाता, कभी चश्मा लगाकर। स्नेह अब 8 वर्ष का हो चुका था। सुलोचन कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने लगे। रात को मुझसे आकर बोले, बताओ सुरेखा, कहाँ घूमने चलना है? बहुत दिन से कहीं अच्छी जगह नहीं गए। मैंने कहा, स्नेह से पूछ लो, अब वो भी बहुत सी जगहों के बारे में जान गया है। सुलोचन ने सिर हिलाया और हम दोनों स्नेह से पूछने लगे। उसने बताया कि समुद्र देखना है बड़ा सा। तो हम लोग उसकी बात से सहमत हुए और रामेश्वरम जाने का प्लान बना लिया। दूसरे ही दिन हम दोनों रामेश्वरम के लिए रवाना हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई और कब समाप्त, यह तो स्नेह की मीठी मीठी बातों में पता ही नहीं चल पाया, लेकिन शायद वो मीठी मीठी बातें मेरे लिए अंतिम उपहार थीं। रामेश्वरम में मेरे विनाश की विशाल आंधी आई, जिसने मुझसे, मेरे पति व स्नेह से उसकी ममता को जुदा कर दिया। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सुलोचन व स्नेह का कहीं कुछ पता न चला। जैसे तैसे मैं अधमरी इस बंद गली के आखिरी मकान में आ पहुंची और बहुत दिनों तक खुद को यहीं कैद रखा। मुझे आज 53 वर्ष हो गए सुलोचन व स्नेह से बिछड़े हुए, लेकिन उनका कुछ पता ना चला। वृद्धा यह बताते बताते रोने लगती है। तभी वे किशोर वृद्धा के हाथ में एक फोटो देते हैं और वृद्धा को देखने को कहते हैं। वृद्धा फोटो देखते ही चौंक जाती है। फोटो सुलोचन, सुरेखा अर्थात वृद्धा व स्नेह की थी, जो उन्होंने समुद्र के किनारे खिंचवाई थी। वह तीनों लोगों की एक साथ की आखिरी फोटो थी। वृद्धा ने जैसे ही बताया कि ये उसकी सुलोचन व स्नेह की फोटो है, तो वे दोनों किशोर दादी दादी कहकर वृद्धा के सीने से लग गए। उन्होंने बताया कि वो दोनों उसके पौत्र हैं और वह फोटो उन्हें उनके पिता अर्थात स्नेह के पास से मिली, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
वृद्धा को बेहद अफसोस हुआ, लेकिन पौत्रों को पाकर वह बेहद खुश भी हुई। पौत्रों ने दादी को बताया कि अब उनका इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं बचा। वृद्धा ने उन दोनों को अपने कलेजे से लगाए रखा और उन्हें वह प्रेम देने का प्रयास करने लगी जो वह स्नेह को ना दे पाई थी। और फिर वे तीनों प्रसन्नतापूर्वक उसी बंद गली के आखिरी मकान में रहने लगे। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद।